Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 3, New Centers of Power. In this video, we will complete the last topic of this chapter, China, or we will see how China is a new center of power against or in front of USA or in this unipolar world. We all know the location of China. China attained independence October 1949. Please remember the year. China's economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power. China has been the fastest growing economy since the reforms first began there. Second point, ईयर याद रखेंगे 1978. बेटा चाइना जो है एट प्रेजेंट एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। और चाइना का जो ये इकोनॉमिक सक्सेस है ये एट प्रेजेंट या फिर हमेशा से ऐसा नहीं था। हम लोग जब चाइना की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने ना कुछ पॉलिसीज़ आती हैं चाइना की या फिर कुछ ऐसे प्लान्स आते हैं जिनके बारे में धीरे धीरे करके हम डिस्कशन करेंगे। तो वो सब पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन, वो सारी प्लानिंग या जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग किया गया है वो इकोनॉमिक सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न है। हम लोग 1978 की बात करते हैं जब चाइना ने कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में यूएसएसआर की अलायंसेस का पार्ट होते हुए भी एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने की कोशिश शुरू की। मतलब पूरी तरीके से कैपिटलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट किया, चंक्स में धीरे धीरे करके कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़ को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करके उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग ही, जब वो यूएसएसआर के अलायंसेस का पार्ट था। एंड चाइना हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म फर्स्ट बिगेन देयर, यानी कि जब से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए प्लानिंग करनी स्टार्ट की उस टाइम पीरियड से चाइना वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब बेटा क्या होता है कि आपकी जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, आपकी जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और बाकी नेशन से हम कंपेयर करें तो ये ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इसीलिए चाइना एट प्रेजेंट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आती है। थर्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं बेटा तो ना चाइना का ये जो स्पीड है ग्रो करने का या जो एक सक्सेस रेट है, इससे ये प्रूफ होता है कि चाइना जल्दी ही वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में काउंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और 2040 का टारगेट चाइना ने बनाया है अपने लिए 2040-2050 तक कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में काउंट होगी। बेटा जब हम लोग कंपेयर करते हैं ना आज के डेटा से, जब मैं बात करती हूँ 2020, 2019, 18 के डेटा से, तो जो फर्स्ट प्लेस है वो यूएसए के पास है और जो सेकंड प्लेस है वो चाइना के पास है। और थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है कि चाइना ने प्लानिंग की है। क्या प्लानिंग किया है कि वो अपने इस ग्रोथ रेट के हेल्प से ओवरटेक करेगा यूएसए को, और जो फर्स्ट प्लेस पर यूएसए है और जो सेकंड प्लेस पर चाइना है, चाइना जल्दी ही वो फर्स्ट प्लेस अचीव कर लेगा और यूएसए के और आगे चला जाएगा या फिर उसकी प्लेस को ओवरटेक करेगा। देन the strength of its economy together with other factors such as population, land mass, resources, regional location and political influence add to its power in significant ways। हम लोग बेटा जब बात करते हैं ना कि किसी भी नेशन की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो हो रही है, तो इकोनॉमी को
ग्रो कराने के लिए, यहाँ जब हम बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए आपकी इंडस्ट्रीज़ ही काम नहीं करती, इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। और चाइना को कई चीज़ों ने फेवर किया है, जैसे कि लार्ज पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन नेशन है, फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन काउंट होती है चाइना की। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है कि चाइना ने कभी भी अपनी पॉपुलेशन को एज अ बर्डन नहीं समझा है, या फिर ये नहीं देखा कि हमारे पास काम करने, या फिर आप ये कह सकती हो कि चाइना ने अब तक अपनी पॉपुलेशन को हमेशा ही एज अ रिसोर्स या फिर एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह उसे हमेशा देखा है। और ये देखा गया है कि कभी भी चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन, या फिर ये नहीं कहा कि हमारे पास हमें उनको बहुत ज़्यादा फीड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें उनको फीड भी कराना है, खाना भी खिलाना है, या फिर आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी दोगे, तो आप उनसे उस तरीके से काम भी करा सकते हैं, आप उनको एज अ रिसोर्स की तरह समझेंगे तब। तो चाइना ने अपनी लार्ज पॉपुलेशन को एज अ ह्यूमन रिसोर्स की तरह कंसीडर किया है सिंस द बिगनिंग और सिंस द इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैंड मास की। एरिया बहुत ज़्यादा कवर करता है चाइना, तो चाइना ने अपने लैंड मास का, अपने लैंड का यूज़ किया है। और लैंड की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा जो नेशन है लैंड मास की अगर हम बात करते हैं तो रशिया वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन है, एरिया सबसे ज़्यादा वो कवर करता है अर्थ पे। सेकंड हमारे पास बेटा कनाडा है, और थर्ड पोजीशन पर हमारे पास चाइना आता है। तो थर्ड लार्जेस्ट नेशन की कैटेगरी में चाइना आता है लैंड मास के कंपेयर में। रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं जिन्हें वो अलग अलग तरीके से अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। और अगर रिसोर्सेज हैं तो उन्हें बाहर से रिसोर्सेज को इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा रीजनल लोकेशन, अगर हम मैप में बहुत ध्यान से देखते हैं चाइना के लोकेशन को, तो सी रूट है ट्रेड ट्रैवल करने के लिए, यूरोप से पास है, एशियन नेशन से बहुत ज़्यादा पास है, और अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का चाइना ने हमेशा फ़ायदा उठाया है। और इसी लोकेशन की हेल्प से वो बाकी नेशंस के साथ ट्रेड कर पाते हैं और अपने गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग नेशंस में चीप प्राइजेस पर प्रोवाइड करने में भी सक्सेसफुल रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, एक वन ऑफ द डोमिनेटिंग नेशन में काउंट होता है, और इस इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा रीज़न है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर होना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बेटा हम लोग कई बार बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक में, P5 के बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है। परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं UNSC के, तो उसमें एक मेंबरशिप एज ए परमानेंट मेंबर चाइना के पास है, और जो कि उसे एक इन्फ्लुएंसिंग नेशन बनाती है इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे। तो ये सभी चीज़ें चाइना को हेल्प करती हैं उसकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, स्ट्रॉन्ग करने में। इसके अलावा बेटा जब हम लोग 5th पॉइंट की बात करते हैं तो द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाइना का पूरा नाम है बेटा, हम लोग कई जगहों पर पढ़ते हैं। तो द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 फॉलोड द कम्युनिस्ट ब्लॉक अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। माओ के डोमिनेंस में चाइना ने 1949 के अंडर जब इंडिपेंडेंट हुआ तो कम्युनिस्ट ब्लॉक यानी कि USSR की अलायंसेस का हिस्सा बना ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, एंड सोवियत मॉडल बेस्ड इकोनॉमी को चलाने का डिसीजन लिया, और कम्युनिस्ट तरीके से प्लानिंग की गई कि हम अपनी इकोनॉमी को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ गवर्न करेंगे, रूल करेंगे। एंड पर लास्ट में सिचुएशन किस तरीके से बदल रही है, द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना, क्योंकि 1949 में चाइना ने डिसाइड किया कि हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। 1975 के बाद, या फिर कहा जाए 1979 में, जब USSR के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, हम लोगों ने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आया, धीरे धीरे करके GDP बहुत ज़्यादा कम होने लग गया, पॉलिटिकल कंट्रोल ख़त्म हो गया USSR का बाकी रिपब्लिक्स के ऊपर। तो इन सभी का रीजंस की वजह से
इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई और जो ग्रोथ रेट था वो और ज़्यादा कम हो गया। तो वन ऑफ दी मेंबर है यूएसएसआर का चाइना, या फिर उस अलाइंसेस का वन ऑफ दी मेंबर है, तो उसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिखने को मिला। और इसी वजह से चाइना ने चूज़ किया टू सर्व इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। इसीलिए चाइना ने क्या प्लानिंग की कि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने स्टार्ट करते हैं, या फिर क्लोज रिलेशंस बनाना शुरू करते हैं फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। आपको ये कार्टून बेटा याद होगा, चैप्टर नंबर 1 में हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया है, चैप्टर नंबर 2 में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप कार्टून का लोकेशन देखते हैं, यूएसएसआर, यूएसए, माओ का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हम यहाँ पर चाइना की बात कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड से चाइना इज़ वेरी क्लोज विद यूएसएसआर, अभी भी है, कुछ आइडियोलॉजीज वो भी फॉलो करते हैं। पर फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें ये पता चलता है कि बिहाइंड द कर्टेन या बाकी लोगों से छुपा के वो कहीं ना कहीं यूएसए के साथ क्लोज रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस फोटो के अकॉर्डिंगली, और जो कि हमें प्रूफ मिलता है दैट कि यूएसएसआर के साथ या यूएसएसआर की अलायंसेस का हिस्सा होने के बावजूद अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए चाइना ने क्लोज रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए, किसके साथ? यूएसए के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं समझेंगे बेटा कि जो रिलेशंस बने उसके अंदर यूएसए ने उसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया या यूएसएसआर से वो बहुत ज़्यादा अलग हो गई, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत प्लान्ड तरीके से यूएसएसआर की पॉलिसीज़ या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा प्लानिंग के अंदर चाइना ने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ अपने आप को स्विच किया, पर पूरी तरीके से स्विच नहीं किया। गवर्नमेंट का कंट्रोल बना के रखा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा 6th पॉइंट के रिगार्डिंग। द मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू गेट बेनिफिट्स। यानी कि एक इस तरीके का मॉडल या इस तरीके की पॉलिसीज़ को सेटअप किया जाने लगा चाइना में कि आप इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, हैवी इंडस्ट्री सेटअप कीजिए। हैवी इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है जहाँ पर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा और इनपुट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। पर ये सारी इंडस्ट्री स्टेट ओन्ड, यानी कि गवर्नमेंट चलाएगी, कोई प्राइवेट लोग आके नहीं चलाएंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए ग्रेजुअली शिफ्ट किया गया और कोशिश की गई कि जो नेशन का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसी के रिसोर्सेज को आप इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और ताकि बेनिफिट आप ही को मिले, दूसरे नेशन को बेनिफिट ना मिले। जैसे कि मान लेते हैं कि यूएसए की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता और वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को नेशन में वेलकम किया जाता, तो ऑब्वियसली बेनिफिट चाइना को तो कम मिलता या बाकी नेशंस को बेनिफिट ज़्यादा मिलना था। तो बेटर ये था कि आप पॉलिसीज़ बनाएं, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें और उस सभी चीज़ों के लिए आप गवर्नमेंट के कंट्रोल को ध्यान में रखेंगे ताकि जो पॉलिसीज़ हैं या जो प्लानिंग है वो स्टेट का जो कंट्रोल है या जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो ख़त्म ना हो जाए। 7th पॉइंट सेज चाइना हैड शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि कभी फॉरेन रिलेशंस किए नहीं, बाहर से सामान कभी मंगाया नहीं, तो बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी नहीं है उनके पास। इसी वजह से ये कहा गया दैट इट नीडेड in order to buy technology and goods from the world market। अब फॉरेन एक्सचेंज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमने तो नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, बाकी धीरे धीरे करके हमने काम करना स्टार्ट किया है, बट टेक्नोलॉजी नहीं है। गुड्स इंडस्ट्रीज़ के लिए कहाँ से लाओगे? नहीं है। तो चाइना ने प्लानिंग करनी स्टार्ट की कि वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू बाय द गुड्स एंड द टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड। तो what they have decided, they decided to substitute कि आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, आप इम्पोर्ट
का जो, यानी कि आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और आप किसी भी तरह से, या कोशिश करें किस चीज़ के लिए, कि आप बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे और आप अपने रीजनल लेवल पर जो आप सामान बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, गुड्स है, सर्विसेज का, उसका आप इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें बाहर से सामान ना मंगाना पड़े। 8th पॉइंट ये है बेटा, 7th पॉइंट में ना हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जब इंडस्ट्रीज़ को इस तरीके से सेटअप किया गया है कि आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही आप डोमेस्टिक गुड्स को कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, तो इसका एक फ़ायदा और मिला चाइना को कि चाइना की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई, ठीक है, और उनको बाहर के नेशंस के डोमिनेंस में रहकर भी काम नहीं करना, क्योंकि आप सब कुछ तो देश में ही बना रहे हो, देश में ही बेच रहे हो। आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, और आप इंपोर्ट करने वाले चीज़ों को डोमेस्टिक गुड्स के थ्रू सब्स्टिट्यूट या फिर आप उसे रिप्लेस करेंगे। 8th point says that employment and the social welfare was assured to all the citizens। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि यूएसएसआर की जो पॉलिसी थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या फिर सोशलिस्ट तरीके से वो अपनी सोशलिस्ट तरीके से अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को गवर्न करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि चाइना एज अ नेशन, एज अ रूलर, या फिर हम कहें चाइना जब अपने पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करता है तो हमें ये पता चलता है कि वो एक सोशलिस्ट या सोशल वेलफेयर पर्सपेक्टिव से नेशन को चलाने का काम कर रहा है, या कर रहा था और अभी भी करता है, ठीक है। बहुत सारे लूप होल्स हैं उसमें, वो हम उस तरीके से उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, पर हम बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमारा जो आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर इकोनॉमिक रहेगा, पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे आप अपने, जब आप आंसर्स लिखेंगे तो उसमें आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। 8th पॉइंट हमें ये कह रहा है बेटा कि चाइना एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी देता है इंडिविजुअल को, सोशल वेलफेयर करने की कोशिश करता है, और वो ये भी कहता है कि हम एजुकेशन देंगे अपने पॉपुलेशन को और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। और इन्हीं सब व्यूज़ को सेंटर में रख के चाइना का जो एजुकेशन रेट है प्रेजेंट टाइम पीरियड में इट्स 97%, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी बहुत अच्छे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर वर्क करती ही करती है, या कुछ कुछ सेक्टर्स में वो काम करते रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट and the social welfare was assured to all citizens। assure किया गया है हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को, सिटीजन को जो कि नेशन में रह रहे हैं। चाइना मूव्ड अहेड ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। बेटा हम लोग जब नेशंस को ना कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि दुनिया में जितने भी देश हैं इस इंटरनेशनल लेवल पर या इस दुनिया में जितने भी नेशंस हैं, तो हम उन्हें कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड, ये 3 कैटेगरीज हैं। ये बिल्कुल ही नीचे की तरफ जीडीपी जिनकी रहती है, बहुत ज़्यादा पुअर नेशंस हैं। तो चाइना ये कहता है, या चाइना के डेवलपमेंट को जब आप स्टडी करते हो तो ये समझ में आता है कि वो डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में अभी तक वो आता है, पर उसने डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी को बहुत पीछे छोड़ दिया है और वो सून डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज़ की डेफिनेशन में काउंट होना शुरू हो जाएगा। वो बहुत आगे या अहेड डेवलपिंग कंट्रीज से जा चुका है। 9th पॉइंट, इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एट अ रिस्पेक्टेबल रेट, 5 to 6% रहा है, एनुअल ग्रोथ रेट 2 to 3% है। पर यहाँ पर बेटा चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है कि आपका जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है, आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, पर
आपके नेशन की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो है कि यस आप लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली आपने ज़्यादा डेवलप किया है, पर जो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट का जो स्पीड है वो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से भी कहीं ज़्यादा रहता है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है कि आपकी इकोनॉमी में जितना भी सरप्लस या फिर एक्स्ट्रा काम किया गया वो सारा का सारा आपकी लार्ज पॉपुलेशन को बैलेंस करने में खर्च हो गया या फिर वहाँ पर बैलेंस करने में यूज़ हो गया। तो चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट आपका आता है 2 to 3% इन पॉपुलेशन मीन्स दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया वो सारा का सारा एक्स्ट्रा से भी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन आ गई है, तो आप वो एक्स्ट्रा वाला प्रोडक्शन भी आपकी पॉपुलेशन को दे रहे हो और वो पॉपुलेशन को भी कम पड़ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है चाइना के लिए, पर चाइना ने इस प्रॉब्लम से भी ओवरकम कर लिया है ऑलमोस्ट। और जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का या जो पॉपुलेशन का जो स्पीड है उसे कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनाया गया और वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया 1979 में चाइना में। अब धीरे धीरे करके उसे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है वन चाइल्ड पॉलिसी को चाइना के अंदर, बट 1979 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि बेटा पहले क्या प्रॉब्लम था कि आपका जो ग्रोथ रेट चल रहा है, ठीक है, वो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उतना ज़्यादा नहीं है। तो जितना भी सरप्लस आ रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, क्योंकि आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बच्चे आपको पॉपुलेशन को भी देना है खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और इसके साथ साथ आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल हो जाए, इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जा सके। पर आपने जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया वो तो आपकी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन के पास चला गया, इकोनॉमी को उतना नहीं मिल पाया। तो आपने इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बेटा लैंड लिमिटेड है, सॉइल का जो प्रोडक्शन का जो एक फैक्टर है वो भी लिमिटेड है। आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालोगे या ज़्यादा पेस्टिसाइड डालोगे तो लैंड ख़राब हो जाएगी, तो आप एक लिमिटेड वे में प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको लैंड की प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन करके रखनी है। तो आपके पास एक यही सोल्यूशन है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा और बहुत डिफ़िकल्ट भी रहा, बट समहाउ दे सक्सीड। 11th point says that the crisis of the state control economy in USSR in 1970s, a similar crisis was faced by China। तो दोनों ने, क्योंकि सेम अलायंसेस का मेंबर है, दोनों वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर भी इफ़ेक्ट आया और जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो भी कहीं ना कहीं कम होना स्टार्ट हुआ और उसका इकोनॉमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट आ रहा है, ट्रेड पर इफ़ेक्ट आएगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो पर कैपिटल इनकम है, पर पर्सन इनकम जिसको आप कह सकते हो समझने के लिए, वो भी धीरे धीरे करके कम होनी शुरू होगा। Point number 12, the Chinese leadership took major policy decisions in 1970s। बेटा एक चीज़ आप याद रखेंगे, चाइना में ना जब अब हम चाइना वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे पास फैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि चाइना ने जो अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया है या फिर उसके लिए जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हैं या फिर उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है या जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं वो एक साथ नहीं लिए, वो कुछ कुछ टाइम पीरियड के गैप में लिए हैं, इसलिए हमारे पास फैक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया गया। तो चाइना ने जो अपना मेजर पॉलिसी डिसीजन लेने स्टार्ट किए वो स्टार्ट किया गया बेटा अराउंड 1970s में, 1970s के बिगिनिंग में ही। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप क्या रहा, चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आप यूएसएसआर का मेंबर हैं
तो यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश करेगी कि उसके मेंबर्स यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस ना बनाएं या उनके साथ पूरी तरीके से आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी एक्सेप्ट करे, अलग होके रहे। आइसोलेट करने का मतलब क्या, अपने आप को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अलग करके रखे। पर चाइना ने उस आइसोलेशन की जो पॉलिसी है उसे ख़त्म किया और अपने रिलेशंस को शुरू किया, एस्टैब्लिश किया विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1972। रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ आपके जो प्रीमियर हैं जाओ एनलाई चाइना में, उन्होंने एक 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया 1973 में। बेटा प्लीज़ आप ईयर्स याद रखेंगे। 1970 के अंदर प्लानिंग की गई भी, हम मेजर डिसीजंस लेने की शुरुआत कर रहे हैं। लगभग 2 साल बाद यूएसए के साथ रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए हैं और ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर एक 4 मॉडर्नाइजेशन प्लान को लॉन्च किया गया है। और आप ये चीज़ ध्यान रखें, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है और ये प्रोग्राम बेटा इंपॉर्टेंट है। 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर 4 कौन कौन से मॉडल्स आते हैं इसके बारे में एग्जाम में आता है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। तो ये 4 इंपॉर्टेंट 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के पिलर्स रहे जिसके ऊपर काम करना शुरू किया गया सबसे पहले, और जिसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही उनको पता था कि अगर हम जितना ज़्यादा डेवलपमेंट एक सेक्टर से करेंगे तो इसका डेवलपमेंट का हेल्प हमें इंडस्ट्रीज़ को भी देने को मिलेगा। नेक्स्ट है बाय 1978 जो ज़ियोपिंग है उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी की अनाउंसमेंट की। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है बेटा कि आप अपनी मार्केट के डोर्स को ओपन कर रहे हैं ताकि आप दूसरे नेशंस की इंडस्ट्रीज़ को अपने नेशन में अलाउ कर सके फॉर द ट्रेड। और इसका बेटा क्या फ़ायदा है कि अगर आपने आपकी मार्केट के डोर्स को ओपन किया है तो ऑब्वियसली जिस भी नेशन की इंडस्ट्रीज़ आपके देश में आके ट्रैवल करना या ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, ऑब्वियसली वो नेशन भी आपके लिए मार्केट ओपन करेंगे, तो दोनों का फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, द पॉलिसी वॉज टू जनरेट higher productivity by investment of capital and technology from abroad। अब यहाँ पर क्या चीज़ हुई है बेटा, आपने ओपन डोर पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी, इसके साथ साथ द पॉलिसी वॉज टू जनरेट, जब ओपन डोर पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो बाकी पीछे आपने 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया है, तो इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है कि आपकी हाई टेक्नोलॉजी से या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से आपकी प्रोडक्टिविटी पर फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें फर्टाइल करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अब्रॉड, जब दूसरे देश की कंपनियां यहाँ पर आएंगी, काम करेंगी या मनी जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली वो सब लोग भी फ़ायदा लेंगे। और मनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कहाँ से, दूसरे नेशन से, जिसको आपने ओपन डोर पॉलिसी के अंडर आने के लिए अलाउ किया है नेशन में। बेटा इस वाले पॉइंट से हमारे पास है ना फैक्ट्स थोड़े से और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। चाइना फॉलोड इट्स पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी, दे डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी। ये चीज़ें बेटा मैंने आपको पहले भी डिस्कस की हैं, जब हमने रशिया के बारे में बात की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो मेजर यूएसएसआर के नेशंस रहे उनको शॉक थेरेपी या उन्होंने फॉलो की कि भैया इस सेक पर कि जिस तरीके से हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में है, अगर हम कैपिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो हमारी इकॉनमी बहुत जल्दी और बहुत एडवांस तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, पर उसका उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट कम रहे और नेगेटिव इम्पैक्ट उनको ज़्यादा मिले। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग चाइना ने बहुत प्लान तरीके से अपने आप को कैपिटलाइजेशन की तरफ मूव ऑन किया, या कैपिटलाइजेशन की तरफ स्टेप्स लेने स्टार्ट किए, और इकॉनमी को एकदम से ओपन ना करके स्टेप बाय स्टेप ओपन किया गया। जैसे कि एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन लेकर आए 1982 से, इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेटाइजेशन आया 1988 से। इसके अलावा
ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप किसी भी XY नेशन की इकोनॉमी को आप यूज़ करते हो कि भैया हम है ना कोई बीच में ट्रेड की या टैक्स की या किसी भी टाइप का जो बैरियर है कि आपकी इकोनॉमी जो है ओपन डोर नहीं है तो हम कैसे एंटर कर सकते हैं, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज को आप अलाउ नहीं करते, तो आपने ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया, हटाया, पर ये चीज़ ज़रूरी है, आपने अपने नेशन में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। आपने ट्रेड बैरियर हटाने से पहले आपने अपने नेशन में ओपन डोर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन या SEZ, बेटा इसकी फुल फॉर्म आती है कई बार, तो प्लीज़ आप इसे लर्न कर लें, कि आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन तो किया है पर 100% ओपन नहीं किया, आपने लिमिटेड फॉर्म में उसे ओपन किया, और जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो आपके नेशन में आएंगे वो उस लिमिटेड एरिया के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटा एरिया है, बहुत लिमिटेड तरीके से काम करता है, जैसे कि जो रूरल एरियाज़ में हैं या फिर आप जो रिमोट एरियाज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं आप उन्हें वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कहते हो। उससे क्या फ़ायदा है, आपके नेशन की रिमोट एरियाज़ की इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई, आपकी ओपन डोर पॉलिसी के अंदर उनको स्पेस मिल गया, तो दोनों का बेनिफिट है। इसके अलावा द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प द चाइनीज़ इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम द स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर एक स्टैग्नेशन आया है, आप एक टाइम पे डेवलप कर रहे हो, ये रशिया की हेल्प से या USSR की हेल्प से आप ग्रो करते जा रहे हैं, एक लेवल पर वो स्टैग्नेंट हो गई है, नो प्रॉफिट नो लॉस का पोजीशन है, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस तो बेटा बहुत गलत है इकोनॉमी के लिए, तो आपको स्टैग्नेशन की पोजीशन से बाहर निकल के आपको ग्रोइंग पोजीशन पर जाने के लिए काम करना था। तो न्यू पॉलिसीज़ को जनरेट किया गया, बनाया गया और उसने इम्प्लीमेंट भी किया गया। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम्स। प्राइवेटाइजेशन लाया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसने कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा हेल्प भी की और इनकम को इंक्रीज़ किया। इसके साथ साथ ये जो प्रोडक्शन है बेटा रूरल लेवल पर भी हेल्प की और वहाँ के लोगों की भी इनकम को जनरेट करने में हेल्प की, क्योंकि बेटा चाइना एक बहुत बड़ा नेशन है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है ना वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ तक कम पहुँच पाता है। जैसे कि अर्बन एरियाज़ में तो है पर रूरल एरियाज़ में भी है पर बहुत कम है, तो जो थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है, या फिर जो फीमेल पॉपुलेशन है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है चाइना में। हाई पर्सनल सेविंग इन रूरल इकोनॉमी लेड टू एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्रीज, पर लोग ग्रो कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है, रूरल इकोनॉमीज़ को ग्रो करने के लिए वो अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, रूरल इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करने के लिए, ताकि वो सेक्टर्स भी डेवलप हो और फ्यूचर में या कमिंग फ्यूचर में वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो और उससे भी उनको फ़ायदा मिल सके। आफ्टर दिस Chinese economy including both industry and agricultural grew faster rate, क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा रहा तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फास्टर रेट पर ग्रोथ किया गया, प्लानिंग अच्छे से की गई तो उसका रिजल्ट्स उनको बहुत अच्छे मिले। और याद रखें बेटा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ऑलमोस्ट साथ साथ चलाया गया है, ताकि जितना ज़्यादा अच्छे से आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ या प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप उस सरप्लस प्रोडक्शन का क्या करोगे, आपको कहीं ना कहीं तो उसे यूज़ करना है, तो आपने साथ के साथ इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करना स्टार्ट किया ताकि सरप्लस प्रोडक्शन को आप इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकें। इसके अलावा the new trading laws and the creation of special economic zone led to a phenomenal rise in the foreign trade। अब जब आप दूसरे लोगों को या दूसरे नेशन के लोगों को आप मार्केट प्रोवाइड करोगे जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बड़ी मार्केट है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर कौन सा नेशन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो आपने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जहाँ पर आपने दूसरे नेशन को भी वेलकम किया और वेलकम करने के साथ साथ आपने उनकी मार्केट्स को भी ओपन किया अपना प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए। तो यहाँ की हाई पॉपुलेशन
लार्ज मार्केट या बिग साइज मार्केट्स को देखकर दूसरे नेशन अट्रैक्ट हुए और जिससे उनका फॉरेन ट्रेड भी धीरे धीरे करके या फिर एक शुरुआत में बहुत कम पर एंड के अंदर बहुत ज़्यादा एक फिनोमिनल राइज है, फिनोमिनल चेंज है वहाँ पर। इसके अलावा बेटा जब हम लोग चाइना की बात करते हैं तो चाइना एक ऐसा नेशन है, बिकॉज ऑफ दी लार्ज पॉपुलेशन, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, वर्कर्स बहुत चीप प्राइसेस पर मिल जाते हैं, इसलिए नेशंस वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और चाइना का जो WTO के साथ रिलेशन है बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को मैनेज करने का काम करता है, तो 1978 में हमने देखा कि ओपन डोर पॉलिसी को लेकर आए, धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज किया चीज़ों को, पर पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने का काम 2001 में किया गया, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि क्या हो कि आपने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अब आपकी मार्केट तैयार है इंटरनेशनल लेवल पर हर एक देश की मार्केट के साथ ट्रैवल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इकोनॉमिकल रिलेशंस बनाने के लिए, ताकि आपकी इकोनॉमी बाकी नेशंस के सामने वीक ना लगे या डेवलप्ड नेशंस के सामने वीक ना लगे, आप उनके साथ कंपटीशन का काम कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि जो आपका चाइनीज़ इकोनॉमी है, ड्रामेटिकली इम्प्रूव का मतलब क्या है, कुछ चीज़ों के अंदर बहुत सडन चेंजेस देखने को मिले या बहुत फास्ट चेंजेस देखने को मिले, पर फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो चाइना को भी फेस करनी पड़ी। अनएम्प्लॉयमेंट रही रूरल एरियाज़ के अंदर, स्पेसिफिकली फीमेल की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हुआ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है, करप्शन नेशन के अंदर फेस करना पड़ा। इसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिली, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है उनके बीच में और अर्बन एरियाज़ के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। और जो इनलैंड प्रोविंसेस यानी कि जो देश के बिल्कुल बीच वाला पार्ट है, वहाँ पर तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या बाकी सब चीज़ें हैं, पर जो कॉर्नर या बॉर्डर के जो रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट उतना ज़्यादा स्पीड से देखा, या फिर आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर डिफरेंसेस हैं कोस्टल रीजन में और इनलैंड प्रोविंसेस में। इनलैंड और कोस्टल का मतलब क्या हुआ बेटा, एक नेशन का जो बॉर्डर पर जो भी स्टेट्स या जो भी एरियाज़ आपके आते हैं, ये आपके कोस्टल रीजन्स आते हैं। मिड वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा आपके इनलैंड प्रोविंसेस हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। कार्टून्स हैं बेटा, दो इम्पॉर्टेंट कार्टून्स हैं। पहला कार्टून ये है आपका और दूसरा कार्टून जो है बेटा वो ये है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आए हैं, तो आपको इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। पहले एक बार कार्टून की तरफ ऑब्जर्व करते हैं। आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना है, ड्रैगन चाइना को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना को रिप्रेजेंट कर रही है। वर्ल्ड मैप या ग्लोब यहाँ पर दिखाया गया है और इसके साथ एक पर्सन है जो कि चाइनीज़ इकोनॉमी को रोकने का काम कर रहे हैं। पहले एक बार कार्टून देखते हैं कि चाइना की इकोनॉमी इंटरनेशनल मार्केट को धीरे धीरे करके कैप्चर करने की कोशिश करती जा रही है और एक टाइनी पर्सन या फिर एक छोटा सा पर्सन को एक मिनिएचर सा बनाया जो कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ इकोनॉमी को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग आज के टाइम की बात करें तो जो फर्स्ट लेवल पर नेशन है USA ही कोशिश कर रहा है कि वो चाइना के ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर ले या फिर उसे रोकने की कोशिश करे, ताकि जो उसके लिए चैलेंज बना हुआ है, किसके लिए, USA के लिए, वो चैलेंज कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके। विच कंट्री डज गिवन कार्टून रेफर टू, तो इट रेफर्स टू दी चाइना। आइडेंटिफाई टू सिम्बल्स, जिससे पता चलता है कि ये चाइनीज गवर्नमेंट की या चाइना की बात करें। द ग्रेट वॉल एंड द ड्रैगन बोथ रिप्रेजेंट्स चाइना। Where does the cartoon place the related country in the international power policies? The cartoon depicts the Chinese economy rise, क्योंकि जिस तरीके से आपका ड्रैगन का फेस और जो वॉल का रिप्रेजेंटेशन है वो यही प्रूव करता है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है एंड सून इट विल ओवरटेक द इकोनॉमी ऑफ द USA और द अदर नेशंस इन नियर ईयर 2040। नेक्स्ट कार्टून है बेटा
साइकिल के थ्रू ना आप एक चीज़ का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि एक साइकिल की हेल्प से आप चाइनीज़ गवर्नमेंट के दो इकोनॉमीज़ को या दो आइडियोलॉजीज़ को एक साथ चलाने के तरीके को आप देख रहे हो। एक तरफ वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को चला रहे हैं और दूसरी तरफ वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को भी एक ही साइकिल के साथ दिखाया गया, यानी कि चाइना दोनों आइडियोलॉजीज़ के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और सक्सेसफुली बैलेंस किया भी गया है। क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। Why has the bicycle been chosen to represent China? The symbol of the bicycle has been used to represent China because China is the largest user of bicycle in the world, or both the wheels represents the communist and the capitalist ideology. क्योंकि वहाँ पर बेटा ये कह सकते हो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है, तो एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए भी चाइना जो है साइकिल का यूज़ करते हैं। देन what do these symbols within the two wheels stands for? यानी कि जो दोनों सिंबल्स दिए गए हैं दोनों व्हील्स में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और दूसरा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को। व्हाट डज द मैसेज कार्टून कन्वे? ये एक बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ना आप मेजॉरिटी क्वेश्चन या कार्टून्स के साथ आप देखते हो कि बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आपका कार्टून सिंबल से आपका कार्टून बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो कार्टून हमें ये कहना चाह रहा है कि चाइना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को भी फॉलो कर रहा है और उसके साथ साथ वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को भी फॉलो करके दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस बेटा हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं और इस चैप्टर के अंदर हमने यही देखा कि किस तरीके से यूनिपोलैरिटी में या इस यूनिपोलर वर्ल्ड में आपका सार्क, EU, आसियान, ब्रिक्स डोमिनेट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ या फिर इन ग्रुप ऑफ नेशंस के साथ साथ हमारे पास रशिया है, चाइना है, इंडिया है, इजराइल है, जो कि कहीं ना कहीं यूनिपोलैरिटी के अंदर एक न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह हमारे सामने आते हैं। In next video we will start a new chapter